हेलो स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम न्यूटन के तीनों नियम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में भी हम देख चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम के बारे में मैंने बताया था कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेटा देखो फोर्स का डेफिनेशन हमने देखा था, F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt। यही होता है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। अब यदि मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी सिस्टम, सिस्टम में बोल रहा हूं मतलब कुछ ऑब्जेक्ट मिक्स हो सकते हैं उसमें, एक सिस्टम दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट के मिलकर के बनाया जा सकता है। तो इफ फॉर ए सिस्टम F इज इक्वल टू जीरो, फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स जो सिस्टम पर जो है वो जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। एक्सटर्नल का मतलब है बेटा कि उस सिस्टम के जो अंदर के फोर्स है उसकी हमें बात नहीं करनी है। जैसे मैं कहूं सपोज हम एक बस में बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं बस के अंदर। यदि मैं पूरी बस को एक सिस्टम मान लूं तो अंदर जो बैठे ऑब्जेक्ट हैं या आदमी जो हैं वो यदि इधर उधर मूव करे, इधर उधर एक दूसरे पे फोर्स लगाए तो वो सारे इंटरनल हो गए। अब इस सिस्टम के लिए फोर्स वही कंसिडर किया जाएगा जो बाहर से लगे, जो ग्राउंड उसके ऊपर लगा रहा है, बाहर से कोई धक्का दे रहा है, तो इस टाइप के जो फोर्स होंगे वो एक्सटर्नल होंगे। इंटरनल फोर्स होंगे उस बस के इंजन के जो आपस में फोर्स लग रहे होंगे या फिर कोई अंदर मूवमेंट हो रही है, अंदर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, वो सब इंटरनल फोर्स हो गए। तो हम यहाँ बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की। मैंने कहा था कि इंटरनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। यदि एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मैं कहूंगा डीपी वेक्टर बाई dt जो होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है। बेटा किसी की रेट ऑफ चेंज यदि जीरो है इसका मतलब है वो कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है? जीरो। इसका मतलब जो p है वो कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जितना था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब इस सिस्टम का इनिशियल जितना मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। ये तो नेट फोर्स की बात होगी। बेटा यदि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इंडिविजुअल अलग अलग डायरेक्शन में भी लगाया जा सकता है। यदि मैं कहूं कि Fx जीरो है, सिस्टम पर जो है x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो मैं कहूंगा x का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब px इनिशियल जो होगा वो ही px फाइनल होगा। इफ Fy इज इक्वल टू जीरो, यदि y डायरेक्शन में सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मैं कहूंगा py इनिशियल जो है इज इक्वल टू होगा py फाइनल। बेटा पी वाई लिख दिया तो यहां डायरेक्शन वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसे यदि मैं एफ जेड इज इक्वल टू जीरो कहूंगा तो ये पी जेड इनिशियल जो होगा वो पी जेड फाइनल के इक्वल हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअल डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो। यदि एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो तो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेट फोर्स जीरो है तो नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बात समझ में आई बेटा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है बेटा बहुत ज्यादा काम आने वाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर सबसे ज्यादा काम में आता है। मतलब ऐसे देखो कि आगे आने वाले ज्यादातर क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें मोस्ट ऑफ द केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम आएगा। और ये केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले सारे चैप्टर और 12th में भी ये इक्वेशन फ्रीक्वेंटली यूज होगी। और ये बड़ी इजी है, कुछ नहीं है। इनिशियल मोमेंटम लिखो सिस्टम का वेक्टर फॉर्म में,
फाइनल मोमेंटम लिखो सिस्टम का वेक्टर फॉर्म में, उन दोनों को इक्वल कर दो। यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये लिख लिया होगा बेटा। इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक हमारे पास एक गन है। अब गन मेरे को थोड़ी ऐसी बनानी आती है भाई। ठीक है, मतलब अब ऐसी एक गन है, ये लो, ऐसी बनानी आती है मेरे को भाई। ठीक है, ये गन है, इसमें एक बुलेट है, ये। ठीक है, कैपिटल एम मास की गन है और स्मॉल एम मास की बुलेट है। ठीक है, गन का मास है कैपिटल एम, बुलेट का मास है स्मॉल एम, और ये रेस्ट पे थी, ऐसे स्मूथ सरफेस पे रखी है, समझो। इसको गन समझ लो या कोई ऑब्जेक्ट समझ लो जो स्मूथ सरफेस पे रखा है, फिक्स है। ठीक है, फ्री टू मूव है ये, और ये रेस्ट पे रखा था। इससे हमने इस बुलेट को फायर कर दिया। फायर करेंगे तो ये एज इट इज यही रह जाएगी या आगे पीछे मूव करेगी। यदि स्मूथ सरफेस पे इसको रखा है तो जैसे ही बुलेट इससे फायर करेंगे, हमें पता है ये पीछे की तरफ बढ़ेगी। हमने एक्शन रिएक्शन देखा था, तो ये बुलेट तो आगे बढ़ेगी और ये गन पीछे की तरफ चलेगी। बुलेट की स्पीड जो है वो v दे रखी है। ये जो v है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड। मतलब ये जो बुलेट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, इससे निकलने के बाद, फायर करने के बाद। तो सिंपल सी बात है, जैसे ये फायर किया होगा तो ये आगे बढ़ी है, तो गन पे पीछे की तरफ एक झटका देके गई होगी। इस पीछे की तरफ इस इंपल्स के कारण इस गन के पास पीछे की तरफ एक वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको मैंने बताया था कि रिकॉइलिंग स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग स्पीड, वीआर। वीआर जो है ये है रिकॉइल स्पीड, तो यही निकालनी है, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो अब देखो कैसे करेंगे बेटा। बुलेट भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और गन भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है बाद में, और इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे। मतलब सारा जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन का हो रहा है। यदि देखो, अब कुछ चीजें पूछता हूं मैं, क्या इस गन पे नेट फोर्स 0 है? बिल्कुल है। देखो, ये एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, एमजी और नॉर्मल बैलेंस हो जाएंगे। पर हमें तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करनी है, तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स देखेंगे। हम कहेंगे ग्राउंड स्मूथ है, स्मूथ है मतलब यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो जैसे इससे फायर करेंगे तो ये पीछे की तरफ जा रही है। अब देखो, यहां ग्राउंड जो है इसको रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्मूथ है, फोर्स ही नहीं लगा सकता एक्स डायरेक्शन में। तो मैं कहूंगा इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है, किस पर, ऑन द सिस्टम ऑफ बुलेट प्लस गन। इन दोनों के सिस्टम पर जो एक्स डायरेक्शन फोर्स है वो 0। ध्यान से समझना बेटा। यदि कोई पूछे कि क्या बुलेट पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, हम कहेंगे बिल्कुल लग रहा है, गन ने इसको धक्का दिया है तभी तो ये बाहर आई है। इसका मतलब केवल बुलेट पे नहीं है, केवल गन पे नहीं है। लेकिन यदि इन दोनों को सिस्टम मान लिया जाए, तो अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इनका इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स इस सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने कहा एक्सटर्नल 0 है सिस्टम पर,
तो अब इसी सिस्टम पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ये कहता है पी एक्स इनिशियल जो होगा पी एक्स फाइनल होगा। इनिशियल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, ना गन चल रही है ना बुलेट चल रही है, जीरो है। ठीक है। फाइनल ये जो है इधर की तरफ मूव कर रही है, तो ये एम वी प्लस का ले लेंगे इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस में तो माइनस का ले लेंगे इसको। ठीक है। तो ये एम वी हो गया प्लस कैपिटल एम इंटू वी रिकॉइल, और वो भी निगेटिव की। ये माइनस क्यों लिया है बेटा? क्योंकि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। चाहो तो यहां ऐसा भी लिख सकते थे एम वी आई कैप, इसको डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं एम वी आई कैप, तो ये हो जाता माइनस आई कैप। तो आई कैप तो फाइनली हटना ही था, इसलिए देखो एक ही डायरेक्शन है, इसलिए मैंने आई कैप जे कैप नहीं लिया। यदि दो या अलग अलग डायरेक्शन होती, पहले इधर वेलोसिटी फिर किसी और डायरेक्शन वेलोसिटी, तो फिर मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिखता, ज्यादा बढ़िया रहता। तो यहां से जो रिकॉइल स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल एम, एम वी अपॉन कैपिटल एम। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो बेटा ऐसे लिखना पड़ेगा एम वी वेक्टर अपॉन कैपिटल एम। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गन की वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी बुलेट की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन की रिकॉइल वेलोसिटी आएगी, वो निगेटिव इसलिए आया। ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है वी आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन कैपिटल एम, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया कि पीछे की तरफ है। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। तो ये हो गया देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। लिख लोगे बेटा? अब देखो सिर्फ हम एक क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करेंगे। इस छोटे से चेंज में हमने क्या किया, ये जो वेलोसिटी है ये हमें विद रेस्पेक्ट टू गन दे रखी है, विद रेस्पेक्ट टू गन। इसको मजल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है। मतलब जो ये गन है इसके रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है इसको मजल वेलोसिटी बोल देते हैं, मतलब गन जो इसको वेलोसिटी खुद के रेस्पेक्ट में दे रही है वो। ठीक है। तो ये वी विद रेस्पेक्ट टू गन दे दिया हमें। ठीक है। अब बताना है कि रिकॉइल स्पीड ऑफ गन क्या होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, विद रेस्पेक्ट टू गन दे दिया, लेकिन हम जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं वो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगाना है। ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले ही रेस्ट पे था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन। तो ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। ये हमें दे दिया v, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। गन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैंने वी आर मानी है जो कि पीछे की तरफ है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ वी आर आई कैप। इस बार आई कैप यूज कर ही लेते हैं। माइनस ऑफ वी आर आई कैप, माइनस क्यों आया बेटा? माइनस आई कैप है ये देखो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस। इस वी को मैं आई कैप लिख देता हूं क्योंकि ये प्लस डायरेक्शन में है। तो बताओ वी बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया? इसको देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस वी आर आई कैप, v माइनस वी आर आई कैप। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी। अब लगाएंगे, अब देखो हम कहेंगे एफ एक्स ऑन सिस्टम जो है वो है 0। इसका मतलब पी एक्स इनिशियल जो होगा वो पी एक्स फाइनल के इक्वल होगा सिस्टम का। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, कोई नहीं चल रहा था। फाइनल मोमेंटम की यदि बात करें तो बुलेट भी चल रही है और गन भी चल रही है, लेकिन हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो हम कहेंगे बुलेट का मास स्मॉल एम
और बुलेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है v माइनस वी आर आई कैप प्लस, यदि हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वी आर आई कैप। ठीक है, तो ये इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये वी आर ये भी है, तो ये बन जाएगा स्मॉल एम वी आई कैप इज इक्वल टू, ये भी उधर जाएगा ये भी उधर जाएगा, प्लस बन जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी आर आई कैप। आई कैप तो हट जाएगा दोनों तरफ से। अब यहां से वी आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्मॉल एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये रिकॉर्ड स्पीड आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जब विद रेस्पेक्ट टू गन देते, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गन के रेस्पेक्ट में दे दिया तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला तो सिंपल रिलेटिव में पढ़ाया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, और ये ए और बी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो वी आर आ गया स्मॉल एम वी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये इसकी रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखो बेटा, यदि इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएं कि जो बुलेट है इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इस बुलेट का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि बुलेट का एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व नहीं है, पहले वो रेस्ट पे थी और अब वो चल रही है, तो मोमेंटम कंजर्व कैसे हो सकता है। गन का हम कहेंगे नहीं। बुलेट का वाई डायरेक्शन में बिल्कुल है, पहले भी वाई में नहीं चल रही थी, अभी भी वाई में नहीं चल रही, एक्स में चल रही है। गन का वाई में वो भी कंजर्व है, और सिस्टम का एक्स में बिल्कुल कंजर्व है, सिस्टम का वाई में बिल्कुल कंजर्व है। ठीक है, ये बातें हो गई। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों मूव करने लगे इंटरनल फोर्स के कारण, तो एक दूसरे पे फोर्स तो लगा है लेकिन सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन। एक और करेंगे, अब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो बेटा, इस बार हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी गन है, इस टाइप से, तो ऐसे समझ लो, ये इसमें स्मॉल एम मास का एक गोला है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, रेस्ट पे थी पहले, ठीक है, फायर कर दिया इसको, ये जो एंगल है इसके साथ ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल पे इसको फायर कर दिया v वेलोसिटी से। अब वापस से वही दो केस बनेंगे, ये वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दे तब तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसको फिर से वापस लिया है विद रेस्पेक्ट टू गन, मजल वेलोसिटी है, ये कैपिटल एम मास की है, तो ये रिकॉइल होगी किधर की तरफ। अब सिंपल सी बात है, ये नीचे तो ग्राउंड इसको जाने नहीं देगा, क्या जाने देगा बताओ, ऐसा तो ना तो नीचे चली जाएगी जमीन के अंदर, क्योंकि जाने नहीं दे रहा, रिजिड ग्राउंड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक डायरेक्शन में रिकॉइल हो सकती है, तो इधर आएगी। यदि इसके पास ऑप्शन होता नीचे जाने का तो ये नीचे भी जाती, यदि ऐसी स्प्रिंग वगैरह कुछ लगा रहते होते तो नीचे भी कंप्रेस होती, इधर भी जाती। ठीक है, तो ये रिकॉइल अब इधर ही हो सकती है। अब देखो इस पे बात करते हैं, क्या अब वापस वही बात, क्या केवल और केवल इस बुलेट का जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगा एक्स डायरेक्शन में, हम कहेंगे नहीं, इंडिविजुअल किसी का ऐसे कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन हाँ
सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड जो है इसको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, ये हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन वाई डायरेक्शन, ये हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में देखो पहले कोई नहीं चल रहा था, लेकिन अब केवल और केवल बुलेट चल रही है। मतलब पहले मोमेंटम नहीं था, बाद में मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ग्राउंड ने इसके ऊपर झटका, इसको रोक लिया। एक्चुअल में ये जानी चाहिए थी नीचे, क्योंकि ये बुलेट किसी एंगल पे जा रही है, मतलब ऊपर भी और इधर भी जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो इसको भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड इसको जाने नहीं दे रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स लग गई ग्राउंड के वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग सकता, क्योंकि ग्राउंड जो है स्मूथ है, वो कोई फोर्स एक्स में लगा नहीं सकता, तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। उससे पहले हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में होगा। एक्स में होगा v कोस थीटा और वाई में होगा v साइन थीटा, ठीक है? तो देखो मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन जो है, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? ये हमें दे रखा है v कोस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखना, ये पीछे की तरफ वी आर है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस वी आर। ये माइनस तो बेटा फॉर्मूले का है, और ये माइनस में इसकी वेलोसिटी को लिख रहा हूं माइनस वी आर आई, ठीक है? तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा निकल के आ गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, v कोस थीटा माइनस वी आर आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। अब ध्यान से देखो, मैं लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है? तो देखो मैं कहूंगा पी एक्स इनिशियल जो होगा वो पी एक्स फाइनल के इक्वल होगा। इनिशियल दोनों रेस्ट पे थे तो मोमेंटम जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम देखो एक्स डायरेक्शन में लगाना है, तो एक्स डायरेक्शन में बुलेट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसका मास तो स्मॉल एम हो गया, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि वाई में तो हमें लगाना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी रखनी है। तो क्या हो जाएगी v कोस थीटा माइनस वी आर, ठीक है? आई कैप में लिख नहीं रहा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पहले बोल चुका हूं, तो स्मॉल एम इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस कैपिटल एम इंटू इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी माइनस वी आर आएगी। ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में है इसलिए। तो यहां से देखो ये आ जाएगा स्मॉल एम वी कोस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी आर, तो वी आर विल बी इक्वल टू स्मॉल एम वी कोस थीटा अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल। ये वेलोसिटी आ गई। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो देखो कुछ रिजल्ट वैसे आया, पहले एम वी था, अब एम वी कोस थीटा आ गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी की बजाय क्या है, वी कोस थीटा। पिछले वाले रिजल्ट से कुछ मैच कर रहा है ये। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल कर रहे हैं अपन, इसको नोट करो, कुछ और एग्जांपल करेंगे, लिख लिया होगा।
अब देखो, हमने देखो गन चला ली, तोप भी चला ली, अब बम फोड़ेंगे। ठीक है, ये एक बम है, सपोज 3m मास का है। कितने मास का है? 3m। पहले ये इधर चल रहा था, फेंका है हमने एक्स में, इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। ये ब्रेक हो गया दो पार्ट में, ये m और ये 2m, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, हवा में, किसी ने नहीं तोड़ा, हवा में अपने आप ब्रेक हो गया। तो एक m और एक 2m के दो हिस्से हो गए। ये वाला हिस्सा इधर चलने लग गया, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से। तो इस वाले की वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ 2m पूछा है। तो अब फिर से देखो बेटा, हवा में प्रोजेक्ट कर रखा है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि हवा में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो ठीक है, लेकिन बेटा ये जो इसके ब्रेक होने का जो टाइम है वो बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल टाइम। तुरंत हवा में ब्रेक हो गया। इतने टाइम में, जितने टाइम में ब्रेक हुआ, इतने टाइम में इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है, लेकिन mg की जो वैल्यू है वो कुछ फाइनाइट होगी। मान लो ये 2 kg का है तो 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, ऐसे कुछ फाइनाइट होगी। अब बेटा वो जो फाइनाइट फोर्स है वो अचानक से इसके मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो लगातार काफी टाइम तक लगा रहेगा तो उसके मोमेंटम में चेंज करता रहेगा, लेकिन जस्ट उसके ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद यदि फोर्स की बात कर रहे हैं हम, जो कि फाइनाइट वैल्यू का है, तो वो फोर्स सडन मोमेंटम में चेंज नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ब्रेक होने से पहले और ब्रेक होने के बाद इसका मोमेंटम जो है वो सेम है, क्योंकि इसका ब्रेकिंग, इसको जो फटने में जो टाइम लगा है वो नेग्लिजिबल है। ध्यान रखना, एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या? देखो इंपल्स क्या बताया था मैंने, अचानक से मोमेंटम में चेंज हो जाए। तो एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में अचानक से चेंज कर दे, जैसे बॉल आई, हिट किया दीवार से, तो हिट करने से पहले इधर चल रही थी और अचानक से अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई। तो यहां जो दीवार से जो फोर्स लगा है वो एक इंपल्सिव फोर्स है। तो जब भी ऐसा कुछ केस आएगा तो इंपल्सिव फोर्स हो तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते। यदि नॉन इंपल्सिव फोर्स है, मतलब अचानक से बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg यदि इस पे लग रहा हो तो वो इसके मोमेंटम कंजर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं इसमें। ठीक है, मैंने बताया इस पे एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, लेकिन उसको हम बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए हम कहेंगे कि मोमेंटम में कोई खास चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक इंस्टेंट पे, ब्रेक होने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में लगा सकता हूं, आगे नहीं लगा सकता। तो देखो मैं कहूंगा P इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू P फाइनल इन वेक्टर फॉर्म। इनिशियल जो मोमेंटम है 3m मास है तो 10 i कैप से चल रहा है, इज इक्वल टू फाइनल m जो मास है ये 10 j कैप से चल रहा है, प्लस 2m मास है, इसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है। कर दो, m तो कैंसिल हो गया, तो 2v वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये तो 30 i कैप और ये उधर जाएगा माइनस 10 j कैप, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 15 i कैप माइनस 5 j कैप। ये इसकी वेलोसिटी आएगी। मतलब ये किधर मूव करेगा 2m, इधर चलेगा 15 मीटर पर सेकंड से और इधर चलेगा 5 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ, और ये जो m मास था ये इधर 10 मीटर पर सेकंड। तो सोचो पहले पूरा सिस्टम इधर चल रहा था
अब सिस्टम में से एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है और दूसरे को पक्का है नीचे भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा। नीचे इसलिए क्योंकि वाई डायरेक्शन में पहले कोई मोमेंटम नहीं था, तो इसके मोमेंटम को खत्म करना पड़ेगा। तो सोचो इसका मोमेंटम वाई में कितना है 10m, इसका भी कितना हो गया 10m, हो गया कैंसिल वाई का। एक्स में इसके पास रहा ही नहीं, एक्स में इसके पास हो गया कितना 30m, पहले भी कितना था 30m। तो ये है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम जस्ट ऐसे कुछ सडन कुछ चेंजेस होते हैं। अब देखो ये फटने के जो अंदर से जो फोर्स लगेंगे उससे हमें मतलब ही नहीं है कि क्या अंदर से ऐसा फोर्स लगा होगा कि ब्रेक हो गया, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या मान लिया है सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर की फोर्स हमें देखने नहीं होते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिख लिया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास 4m, particle of mass 4m is suddenly particle of mass 4m initially at rest suddenly it breaks in three parts of mass m and 2m। 4m था, 3 में बट गया, एक 2m, एक m और एक m, हो गए 4m। ठीक है, ब्रेक्स इन 3 पार्ट्स ऑफ मास m and 2m। if velocity of same mass particles are velocity बजा लिख लेना, speed of same mass particles are v and both move perpendicular to each other then find speed of third particle। मतलब कह रहा है बेटा 4m था, रेस्ट पे था, ये ब्रेक हो गए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेम स्पीड v से चल रही है, v से इधर और ये v से इधर। तो इसकी वेलोसिटी पूछी है, v ऑफ 2m पूछा है, v डैश बोल देता हूं, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहूंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा। पहले मोमेंटम 0 था, बाद में 2m का तो v डैश मुझे फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में, प्लस इसका mv j कैप, इसका mv i कैप। तो यहां से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से v डैश वेक्टर आ जाएगा v i कैप प्लस v j कैप, और वो भी माइनस का बाई 2। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इसका, तो इसका आएगा -2 और ये आएगा √2v बाई 2। तो ये आ जाएगा v बाई √2, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बाई √2। वेक्टर फॉर्म में ऐसे हो जाएगी, कुछ नहीं बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा है, इनकी वेलोसिटी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और इनकी वेलोसिटी वेक्टर के i j में लिख दिया और आंसर आ गया। स्पीड हो जाएगी v बाई √2। एक्चुअली बेटा देखो, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो mv मोमेंटम इधर आया, mv मोमेंटम इधर आया, तो नेट मोमेंटम आ गया √2 mv इधर की तरफ। तो सोचो ऐसा हुआ है बेटा, एक इधर एक इधर, तो इधर की तरफ आएगा ये √2 mv, क्योंकि इसका भी mv था, इसका भी mv था, इधर √2 mv। तो ये पार्टिकल पक्का थर्ड वाला पार्टिकल इसके अपोजिट गया होगा, और ये हो जाएगा 2m इंटू v डैश। तो एक्चुअल में 2m v डैश जो है √2 mv के इक्वल है, तो यहां से v डैश जो आएगा वो v बाई √2 आ जाएगा। और देखो सिस्टम का मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगा 0। मतलब सिस्टम कोई नया मोमेंटम नहीं ला सकता है अचानक से, नेट तो उसको मोमेंटम पहले वाला ही बनाना पड़ेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नोट करो इसके बेटा, लिख लिया होगा।
एक चीज और देखो, एक ट्रेन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये एक पहाड़ी से गुजर रही है ऐसे, पहाड़ी कुछ ऐसे है कि ऐसे पहाड़ियां समझो कि ऐसा कुछ शेप का कुछ बना रखा है हमने, यहां इसमें मिट्टी भर रखी है, सैंड, ठीक है, जो कि इधर गिर रही है इसके ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसे लैम्डा केजी पर सेकंड, लैम्डा केजी सैंड पर सेकंड गिर रही है, ये इनिशियल, ये टी इक्वल टू 0 की सिचुएशन दे रखी है, ये इससे क्रॉस करना स्टार्ट होती है। इस ट्रेन का जो मास है वो एम नोट है, ट्रेन का मास क्या है, एम नोट। पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट एनी टाइम टी given that sand come to rest just after falls into train। ऐसे समझो मालगाड़ी टाइप में है, इसको भर रहे हैं, इसको चलाते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, इनिशियल बस हमने u वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो ये चलती जा रही है धीरे 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 धीरे, अब ये रेत इसमें गिरती जा रही है और ये भरती जा रही है, और रेत इसमें गिरते ही रेस्ट पे आ रही है समझो। तो पूछा है कि किसी टाइम t पर वेलोसिटी इस ट्रेन की क्या होगी। तो फिर से देखो बेटा हम क्या कह रहे हैं, देखो इस बार x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, हमने इंजन को बस वेलोसिटी देके छोड़ दिया, अब कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो पहले एम नोट मास था, u वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन ये यहां से सैंड गिर रही है, इसके पास x डायरेक्शन में सैंड के पास कोई अपनी वेलोसिटी नहीं है, लेकिन ट्रेन पे गिराते ही ये रुक जा रही है उसके ऊपर, और ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है और ये भरती जा रही है। तो पहले तो देखो किसी टाइम t पर हम इसके मास की बात करते हैं, मास, टोटल मास ऑफ ट्रेन एट t इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा एम टी इज इक्वल टू, देखो एम नोट तो पहले था और इसके ऊपर और मास ऐड कर रहे हैं, कितना, लैम्डा केजी पर सेकंड ऐड कर रहे हैं, तो टी सेकंड में कितना हो जाएगा, लैम्डा टी ऐड हो जाएगा, तो ये मास हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगा दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जो सैंड गिर रही है वो भी जाके उस सिस्टम का पार्ट हो गई और ट्रेन भी उस सिस्टम का पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लगे वो हमें कंसिडर करना नहीं है, ग्राउंड से या कहीं और से इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो मैं कहूंगा पहले एम नोट मास था और वेलोसिटी u थी, बाद में एम नोट प्लस लैम्डा टी मास हो गया और वेलोसिटी कुछ v फाइनल हो गई, v एट टाइम t हो गई, तो vt जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एम नोट u अपॉन एम नोट प्लस लैम्डा टी, ये टाइम के फॉर्म में इसकी वेलोसिटी आएगी। एक्सेलरेशन चाहिए इसका, तो वो भी यहां से निकाला जा सकता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt जो होगा उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा एक्चुअल में वो, क्योंकि ये रुक रही होगी, वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है बेटा, वो अपने आप ही निगेटिव आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, नोट करो इसको, ऐसे इजी से क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन में, बाकी इसको डिटेल में हम यूज करते रहेंगे बार 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 बार, लिख लिया होगा ये। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये दो ट्रॉली है बेटा, ऐसे पास में खड़ी हुई है, इन ट्रॉली के ऊपर ये दो आदमी खड़े हुए हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये ट्रॉली जो है 20-20 केजी की है, ठीक है, ये जो बच्चा है ये 30 केजी का है,
और ये जो बच्चा है ये सपोज 10 kg का है। इस बच्चे के हाथ में एक बॉल है भारी सी 2 kg की, 2 kg की बॉल है। ये बच्चा इस बॉल को इधर की तरफ फेंक देता है, इस बच्चे की तरफ, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड में, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू, ये जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू बॉय ए, बॉय ए के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक देता है। मतलब पहले ये सब ट्रॉली वगैरह रेस्ट पे थी, उसने इसको फेंक दिया खुद के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा वाला इसको कैच करता है। तो बोला है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉय व्हेन बी कैच दिस बॉय। देखो ए ने फेंका और फाइनली बी ने कैच कर लिया, और जब बी ने कैच कर लिया उस टाइम पर दोनों की कितनी कितनी वेलोसिटी हो गई होंगी वो बतानी है हमें। तो अब देखो यहां दो प्रोसेस हैं बेटा। पहला प्रोसेस है ए बॉल को फेंक रहा है, तो देखो जब ए बॉल को फेंक रहा है तो फेंक के वो तो फ्री हो गया, उसकी वेलोसिटी जो आएगी वही उसकी फाइनल होगी क्योंकि दोबारा वो पकड़ नहीं रहा। और जो ये वाला बॉय है इसने दूसरे उसको कैच किया है, तो इसकी ये भी मूव करने लग जाएगा, तो हमें इन दोनों को इंडिविजुअली सोल्व करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, हम कहेंगे फॉर बॉय ए की यदि बात करें तो देखो ये टोटल जो मास हो गया, ये टोटल जो मास हो गया ये वाला, ये हो गया 20 + 30 50 kg का, और ये बॉल हो गई 2 kg की जो कि इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी v1 आ गई होगी, पीछे की तरफ आ गई होगी। ये मैंने विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोली है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये है विद रेस्पेक्ट टू बॉय। तो अब मैं देखो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको मैं वी ए बोल देता हूं बेटा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ए, खुद के रेस्पेक्ट में फेंका 10 से, ये होगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेक्टर फॉर्म में। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ए हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप में, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस बॉल की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पीछे की तरफ है इसलिए आ जाएगा माइनस वी ए आई कैप। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस वी ए आई कैप ये आ जाएगा। अब लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, लगा दो। एक्स डायरेक्शन में देखो मैं पहले कहूंगा मोमेंटम 0 था, कोई नहीं चल रहा था, फिर बाद में बॉल चल रही है इतने वेलोसिटी से, बॉल का मास है 2 kg और इसकी वेलोसिटी होगी 10 माइनस वी ए आई कैप प्लस बॉय, और उसका मास हो गया 50 kg क्योंकि दोनों साथ चलेंगे, ट्रॉली भी चलेगी और बॉय भी चलेगा 50 kg, और इसकी वेलोसिटी उधर की तरफ है मतलब माइनस वी ए आई कैप। तो यहां से ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू, ये इधर देखो ये 20 इधर रहेगा और इसको उधर लेके तो प्लस में हो गया 2 वी ए और 50 वी ए, तो 52 वी ए, आई कैप हट गया तो वी ए आ गया 20/52, मतलब 10 ये आ जाएगा 26, तो ये 5 देखो
13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी va की वेलोसिटी जो कि पीछे की तरफ है, और बॉल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली वेलोसिटी, ये हो जाएगी 10 माइनस va, जो कि हो जाएगी 10 माइनस 5 अपॉन 13, तो ये हो जाएगी 130 माइनस 5, 125 अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर बी। अब बी के लिए यदि कहें तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन लगाऊंगा। तो पहले तो रेस्ट पे था, बाद में बी, और ये बॉल भी आ चुकी है इसके पास, तो पूरा सिस्टम जो है वो कुछ वेलोसिटी चल रहा होगा। ध्यान से समझो, ये ट्रॉली, ये इसके ऊपर ये लड़का, और ये बॉल, ये जो पूरा सिस्टम है अब इधर चल रहा होगा वीबी से, क्योंकि देखो ट्रॉली भी उसी स्पीड से चलेगी जिस स्पीड से बच्चा चल रहा होगा, और बच्चा है वो उसके हाथ में गेंद है तो वो भी उसी स्पीड से चल रही होगी। और ये जो टोटल मास है 20 प्लस 10 30 प्लस 2 32, ये 32 kg का हो गया होगा, वीबी से चल रहा है। तो मैं कहूंगा इनिशियल जीरो नहीं था बेटा, ध्यान से देखो, इनिशियल बॉल के पास मोमेंटम था 2, उसका मास है, इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल, यह आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 13, इतना मोमेंटम था इस डायरेक्शन में, जो कि बराबर होगा फाइनली 32 kg हो गया, और वेलोसिटी हो गई वीबी। तो वीबी कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 125, और ये 16 इंटू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वीबी आ जाएगा। तो सोल्व करना है बेटा, कुछ नहीं है, पहले इनको सोल्व कर लिया एक को, और इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल की निकाल ली, फिर इसको सोल्व कर लिया, अभी इसकी निकाल ली। बस ये ध्यान रखना, फाइनली साथ चलेंगे तो सारा मास लेना है, 30 नहीं लेना, 32 kg लेना है। इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं लेना क्योंकि बॉल चल के आ रही है। ठीक है, देख लो बेटा इसको, कर लिया होगा नोट। तो ऐसे देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बाद में और करेंगे हम आगे, जैसे जैसे इसका यूज करेंगे। ये तो सिर्फ अभी समझ रहे थे हम। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, मन है मेरा। ये एक प्लांक है जिसका मास है 20 kg, ये कहते हैं कैपिटल एम मास है। एक ब्लॉक लिया स्मॉल एम मास का, इसके ऊपर u वेलोसिटी से इसको फेंक दिया। ठीक है, प्लांक के ऊपर ये वाली सरफेस स्मूथ है, इसका बता नहीं रखा, लेकिन ये बता रखा है कि इस ब्लॉक को इस प्लांक के ऊपर फेंका तो थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक प्लांक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया। आफ्टर सम टाइम block come to rest with respect to Planck, then find speed of that Planck, speed of the Planck at that time। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक बॉल को हम एक प्लांक के ऊपर फेंकेंगे तो उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो ब्लॉक आगे चलता जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब दोनों चलने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये प्लांक इसको अपने ऊपर चलने के लिए मना करेगा फ्रिक्शन से, तो रोकने की कोशिश करेगा तो ये इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा देगा, एक्शन का रिएक्शन। यदि प्लांक इस ब्लॉक को रोकने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये ब्लॉक प्लांक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा देगा, जिसके कारण क्या होगा, प्लांक आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब फाइनली जो है रिलेटिव 0 है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है। प्लांक जितनी वेलोसिटी से चल रहा है ब्लॉक भी उतनी ही वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो फाइनली जो है ये है प्लांक, और ये कहीं यहां ब्लॉक आ गया है, तो ये जो टोटल है
ये टोटल इधर की तरफ चल रहा होगा वेलोसिटी ऑफ प्लांक से, ये भी और इसके ऊपर ये भी, क्योंकि दोनों के रिलेटिव जीरो है तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा, तो दोनों की वेलोसिटी वीपी हो चुकी होगी। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, और एक्स डायरेक्शन में सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लगा है। एफ एक्स एक्सटर्नल ऑन सिस्टम वो जीरो है। सिस्टम किस किस का, स्मॉल और कैपिटल एम दोनों के सिस्टम पर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है। तो पी एक्स इनिशियल जो होगा वो पी एक्स फाइनल के इक्वल होगा। तो इनिशियल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम देखो केवल और केवल स्मॉल एम मास के ब्लॉक के पास था, लेकिन फाइनली दोनों साथ चल रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ प्लांक से, तो वेलोसिटी ऑफ प्लांक आ गई स्मॉल एम यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये प्लांक की वेलोसिटी होगी। कोई दिक्कत इसमें? नोट करो इसको, लिख लिया होगा बेटा। अब देखो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन वो पता होने चाहिए हमें। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो विच न्यूटन्स लॉ गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ, या फिर गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। विच न्यूटन्स लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन सा लॉ देता है? हमारे पास तीन लॉ है न्यूटन्स के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में से कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है? तो तुम में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होगा सर सेकंड लॉ डिफाइन करता है, F इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। लेकिन बेटा वो गलत है। डेफिनेशन फोर्स की आई थी फर्स्ट लॉ से। वो कैसे? क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसको चला सकता है, या फिर देखो फर्स्ट लॉ ने कहा था कि रेस्ट पे रखी रही वस्तु रेस्ट पे ही रखी रहेगी और चलने वाली वस्तु लगातार उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल चीज ना लगे। और वो एक्सटर्नल चीज क्या थी? फोर्स। तो वहां से फोर्स की डेफिनेशन स्टार्ट हुई थी। सेकंड लॉ ने तो उसकी वैल्यू बताई थी कि जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा होगी, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन फोर्स की आई थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर लिख लेना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से आई है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, नहीं सॉरी, विच न्यूटन्स लॉ gives explanation of conservation of linear momentum, gives explanation of conservation of linear momentum। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो हमने पढ़ा था उसका जो एक्सप्लेनेशन है कौन से लॉ से देंगे? अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर आएगा न्यूटन सेकंड लॉ, वो भी गलत है। हमने हाँ उसको डेराइव किया था उससे F इक्वल टू डीपी बाई डी टी, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आता है न्यूटन थर्ड लॉ से, एक्शन रिएक्शन लॉ से। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ऐसा इसलिए बेटा देखो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे जैसे गोली और ऐसे हमने बात की, ठीक है, पहले ही रेस्ट पे थे। अब देखो ये कह रहा है कि गोली आगे की तरफ मूव कर रही है, तो ये जो गन है ये पीछे की तरफ ऐसे रिकॉइल होगी। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि आगे की तरफ जितना मतलब एक इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन रहा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो एक्शन और रिएक्शन रहा होगा। अब देखो एक्शन और रिएक्शन की खासियत क्या होती है, ये फोर्स एक्शन है तो इसको एक्शन बोल दिया, तो ये फोर्स रिएक्शन हो गया। एक्शन और रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, इक्वल टाइम के लिए आएंगे और एक साथ आएंगे, ये मैंने बताया था। तो देखो एफ एक्शन वाला जो फोर्स है यदि डेल्टा टी टाइम के लिए आया है तो ये डेल्टा पी ऑफ बुलेट होगा। एफ डेल्टा टी मैंने बताया था इंपल्स, देखो इंपल्स,
वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा बुलेट के। ये इसके मोमेंटम डेल्टा पी ऑफ गन, ये होगा एफ रिएक्शन इंटू डेल्टा टी, ये होगा डेल्टा पी ऑफ गन। अब ध्यान से देखना, डेल्टा टी दोनों में सेम है, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस पे आगे होगा तो इस पे पीछे होगा। तो देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों का जो नेट चेंज की बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना इसका चेंज आगे की तरफ होगा उतना इसका चेंज मोमेंटम का पीछे की तरफ होगा। तो यहां से रियल एक्सप्लेनेशन समझ में आता है कि हां इक्वल फोर्स लग रहे हैं, इक्वल टाइम के लिए लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जितना मोमेंटम में चेंज, जितना इंपल्स इस पे आगे की तरफ लगा है उतना ही इंपल्स इस पे पीछे की तरफ लगा है। मतलब इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, जितना चेंज इन मोमेंटम इस पे आगे की तरफ आया है उतना चेंज इन मोमेंटम इस पे पीछे की तरफ आया है, तो सिस्टम पे जो मोमेंटम में चेंज है वो जीरो आएगा। तो वही कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना, इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ से दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें तो याद रखनी चाहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में और आगे इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।